वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चारग्राफ रूल के बारे में। और इस रूल को डिस्कस करने के बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो विल स्टार्ट नाउ। देखिए, ये जो रूल है चारग्राफ रूल, ये अप्लाइड होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। पहले आप ये बात ध्यान रखिए, आपसे कभी भी, देखिए बहुत बार कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा चारग्राफ रूल सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए में भी सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लाई नहीं होता। और हमें पता है कि डीएनए भी काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं, ए बी सी जेड, तो सिर्फ और सिर्फ ये बी डीएनए के लिए अप्लाई होता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये जो चारग्राफ रूल था, ये एक बेस था जो वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसके लिए ये एक बेस था। ठीक है, तो हम ये रूल समझते हैं कि ये रूल क्या था। द फर्स्ट रूल, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। पहला रूल ये कहता है कि जो बेस कंपोजिशन होती है डीएनए की, वो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज के लिए वेरी करती है। ठीक है, जैसे हमारा होमोसेपाइन स्पीसीज है, ह्यूमन की स्पीसीज अलग है, और अगर हम किसी और की स्पीसीज देखें, मंकीज की, या हम कह सकते हैं कैट की, डॉग की, तो उनमें बेस कंपोजिशन जो है डीएनए की वो वेरी करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए स्पेसिमेंस आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम स्पीसीज हैव द सेम बेस कंपोजिशन। देखिए, सपोज कीजिए कि अगर आप कोई बंदा है एक्स, ठीक है, उससे आप डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं, उसके किसी टिश्यू से, सपोज कीजिए लिवर से आप उसके डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, और वही सेम अगर टिश्यू की जगह आप अगर किसी वाई बंदे के हार्ट से टिश्यू आइसोलेट करेंगे, तो जो डीएनए की कंपोजिशन होगी वो सेम होगी, सेम बेस कंपोजिशन। द डीएनए स्पेसिमेंस आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू ऑफ द सेम स्पीसीज, स्पीसीज सेम है, मीन्स होमोसेपाइंस की हम बात करें, एक एक्स बंदा है एक वाई बंदा है, लेकिन टिश्यू डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू से अगर हम बात करें तो सेम कंपोजिशन होगी डीएनए की। ठीक है, बेस कंपोजिशन। थर्ड पॉइंट, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन अ गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विद ऑर्गेनिजम्स एज, न्यूट्रिशनल स्टेट और चेंजिंग इन्वायरमेंट। ये तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि जो बेस कंपोजिशन है डीएनए की किसी भी स्पीसीज में वो चेंज नहीं होती किसी भी ऑर्गेनिज्म के एज के साथ। जैसे अगर कही जाए कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो क्या आपका डीएनए की बेस कंपोजिशन चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। ऐसे ही उसके कोई न्यूट्रिशनल स्टेट के साथ भी चेंज नहीं होती, और इन्वायरमेंट के साथ भी बेस कंपोजिशन चेंज नहीं होती डीएनए की। फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ऑल सेलुलर डीएनएज regardless of the species, the number of adenosine residue is equal to the number of thymidine residues, means A is equals to T, and the number of guanosine residue is equals to number of cytosine residue. Okay, from these relationship it follows that sum of the purine equals to sum of pyrimidine. Sum of purine means A plus G is equals to T plus C. ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये रूल समझ में आया होगा पूरा। यही रूल है बस इसका, ये बहुत इजी रूल है। हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा आपके लिए कितने इजी रहेंगे ये क्वेश्चंस। देखिए, पहला जो ये क्वेश्चन है ये जेएनयू में पूछा गया है। वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड, देखिए तो ये चारग्राफ रूल को फॉलो करेगा। 10 क्लो बेस पेयर डीएनए डुप्लेक्स हैज़ द फॉलोइंग नंबर ऑफ बेस रेसिड्यूज, ए में इतने हैं, टी में इतने हैं, द बेस कंपोजिशन ऑफ होल डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल विल बी। समझ रहे हैं आप? देखिए, एक डुप्लेक्स डीएनए डुप्लेक्स है, ठीक है, ये हमारा डीएनए, ये 10 क्लो बेस पेयर का है। 10 क्लो बेस पेयर मीन्स क्या हुआ? 10,000 बेस पेयर। ठीक है, इतने का क्या है ये हमारा डीएनए डुप्लेक्स। अगर मैं कह रही हूँ 10,000 बेस पेयर हैं, तो कितने बेसिस हो गए? इट मीन्स 20,000। 10 बेस पेयर हैं और मैं कहूँ कि कितने बेसिस हो गए 10 में, तो 20 हो गए ना, तो सेम 10,000 के लिए 20,000 बेसिस। ठीक है, क्योंकि अगर हम बेस पेयर की बात करें तो हम कहते हैं ए इज बॉन्डेड विद टी। ठीक है, तो ये बेस पेयर हो गया। अगर हम बेस की कह रहे हैं तो हम एक ए के लिए बात कर सकते हैं, टी के लिए बात कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? तो एक स्टैंड में एडिनिन में 3800 दे रखे हैं। आप इस बात को देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये एक स्टैंड है, इसके एडिनिन में, एक स्टैंड के एडिनिन में 3800 है, तो ए जो है टी से बेस पेयर करता है, तो ये दूसरे स्टैंड में भी 3800 टी होंगे। सेम एक ही स्टैंड के उसके टी में 2600 दे रखे हैं, 2600, तो उसके ए में
2600 होंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को। ए में 38 हैं उसके, एक स्टैंड है, वन ऑफ द स्टैंड ऑफ अ डबल स्टैंडर्ड। एक स्टैंड दे रखा है, उसमें उसके बेसिस बता रखे हैं, 3800 ए हैं और 2600 टी हैं। तो अगर हम दूसरे स्टैंड में देखें तो जितने ए होंगे यहाँ पर उतने ही टी होंगे। तो मीन्स 3800 ही यहाँ पर क्या होगा हमारा टी। अगर हम यहाँ पर टी देखें तो यहाँ पर कितने ए होंगे 2600। तो अगर हम देखें 20,000 तो हमारे बेसिस हो गए टोटल। नेक्स्ट अगर हम देखें ए इन वन स्टैंड एंड टी इन अनदर स्टैंड, तो 3800 ए इतने हैं 3800 एक स्टैंड, तो दूसरे में टी उतने ही तो होंगे 3800। अगर टी एक स्टैंड में हमें 2600 दे रखे हैं तो दूसरे स्टैंड में कितने दे रखे होंगे हमें टी, दूसरे स्टैंड में हमें ए कितने दे रखे होंगे 2600। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक स्टैंड की ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20,000 टोटल होना चाहिए, क्योंकि टोटल हमसे कंपोजिशन पूछी जा रही है। तो ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल्स टू 20,000, क्योंकि टोटल हमें दे रखा है 20,000 बेस। तो कितने बेस होंगे ए के 3800 प्लस 2600, ये वाला ए और ये ए पूरे, क्योंकि हमें टोटल की बतानी है ना, इसमें कितने ए हैं डुप्लेक्स में और कितने टी है, कितने जी और कितने सी हैं। तो ए कितने हैं, एक ए यहाँ पर है 3800 का और एक 2600 का ये। ठीक है, तो 3800 प्लस 2600। ऐसे ही अगर हम टी की बात करें तो ये हमारा 3800 ये है और 2600 ये है। समझ रहे हैं आप। और जी प्लस सी, जी और सी हमें बता नहीं रखे तो वो हमें देखनी है, इज इक्वल्स टू 20,000। अगर आप इसका सम करेंगे तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट आएगा। ए 6400, टी 6400, जी 3600 एंड सी 3600। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझिए, एक स्टैंड दो डबल हेलिक्स होती है, ठीक है, यानी एक में आपको ए दे रखा है 3800, तो दूसरे में टी इतना ही होगा 3800। इसमें आपको कह रखा है टी है आपका 2600, तो आपका ए इधर 2600 होगा ना। तो अगर आपसे कहा जाए टोटल ए आपका कितना है तो आप कहेंगे 3800 मेरा ये है और 2600 मेरा ए ये है, तो टोटल मेरा हो गया 3800 प्लस 2600। अगर आपसे पूछा जाए टी कितना है, मेरा 2600 ये है और 3800 मेरा ये है, तो मेरा ये हो गया टी। जी और सी मुझे बता नहीं रखे, तो जी और सी मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालूंगा, इन दोनों का प्लस करके माइनस कर दीजिए। ठीक है, देन जी प्लस सी, बाकी आपका कोई भी जो वैल्यू आएगी वो सपोज कीजिए एक्स आ गई, तो जी जितना होगा उतना सी होगा, तो आप कह सकते हैं 2g इज इक्वल्स टू एक्स बाय 2। समझ रहे हैं आप। तो g इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी उतनी ही सी की होगी, तो जितना g है मीन्स 3600 हमारा g आ रहा है, उतना ही c हमारा आ रहा है 3600। समझ रहे हैं आप, क्योंकि g इज इक्वल्स टू c। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन IISc में आया ये। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन अ BDNA ऑफ 1000 बेस पेयर with base adenine occurring 75% of the times in one strand and 10% in other strand। इसको आप ढंग से समझिए। देखिए आपका ये DNA है, ठीक है, 1000 बेस पेयर का है टोटल, तो टोटल है हमारे 1000 बेस पेयर, जिसमें से 75% जो है एक स्ट्रैंड में है। 75% कितना हो गया, 750 एक स्ट्रैंड में दे रखे हैं। बेस पेयर की बात कर रहे हैं हम, इसमें बेस नहीं ले रहे क्योंकि इजीली हमारा बेस पेयर से हो जाएगा सॉल्व। मतलब 75% जो है एक स्टैंड में बेस पेयर है, एडेनिन की बात हो रही है। ठीक है, तो 75% अगर आप 1000 का निकालेंगे तो 750 है आपके एक स्टैंड में। दूसरे स्टैंड में, इस स्टैंड में ए है 10%, अगर 10% आप 1000 का निकालेंगे तो 100 हो गया, तो मीन्स 750 तो इस स्टैंड में आपके एडेनिन बेस पेयर अगर बात की जाए, और इतने ही बेस पेयर अगर आपके देखे जाए तो इस स्टैंड में है सेकंड में एडेनिन, मीन्स 100। 750 एक में है, दूसरे में 100 है। अब आपको जी और सी देखना है, तो आप कह सकते हैं कि जितना जी इसमें होगा उतना सी होगा, मीन्स रिमेनिंग में अगर आप माइनस कर देंगे उतना जी सी होगा। 750 प्लस 100 हो गया आपका 850। 1000 में से अगर आप 850 को माइनस कर देंगे तो आप कह सकते हैं कि 150 आपके जी और सी होंगे। ठीक है, और आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हमें पता है ए जो है डबल बॉन्ड टी के साथ होता है और जी जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है सी के साथ, ये हमें पता है। तो 850 ए के लिए, तो ए जब टी से बॉन्ड करेगा तो डबल बॉन्ड लगाएगा। ठीक है, तो 850 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1700। 150 जी और सी है, तो 150 इंटू 3 450, तो 1700 प्लस 450
इज इक्वल्स टू 2150 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया आपको? देखिए दोबारा समझिए, एक स्ट्रैंड है आपका, उसमें आपको 75% एडेनिन दे रखा है, दूसरे स्ट्रैंड में 10% दे रखा है एडेनिन, तो 75% हो गया, 750 एडेनिन है, 750 बेस पेयर, दूसरे स्ट्रैंड में 100 बेस पेयर हैं एडेनिन के, तो टोटल होगा 850, बाकी बचा हुआ जी और सी होगा, तो माइनस कर दीजिए, 150 जी और सी बचा। जब 150 जी और सी बचा तो 150 इंटू 3 450, 850 इंटू 2 1700, दोनों को प्लस कर लेंगे तो टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने आ जाएंगे? 2150, 2150 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR June 2019 on sequence analysis of double stranded DNA. The result showed that content of cytosine was 20%. What is the amount of A and T put together? C बता रखा है 20% है, A और T के बारे में आपको बताना है, तो आपको पता है जितना C होगा उतना ही G होगा, हम अभी तक यही देखते हुए आ रहे हैं। तो अगर C 20% है तो G भी तो 20% होगा, और टोटल होता है 100%। ठीक है, अरे भाई चारों एक, अगर हम DNA की बात करें तो उसमें ATGC ही तो होंगे सिर्फ, तो चारों मिला के 100% ही तो बनेगा। तो G और C अब हमें पता लग गया 20-20 है, क्योंकि भाई जितना C है उतना ही G है, तो 20 और 20 40, तो 100 में से 40 गए 60, मीन्स 100 में से 40 गए, 60 तो बचे, और A और T की पूछा है, दोनों साथ मिला के कितने होंगे? 60%। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किया कि आप करें सॉल्व, ये गेट में पूछा गया है। अ डबल स्टैंडर्ड DNA हैज 30% थाइमिन, द परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इन। देखिए अभी CSI नेट जैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए A प्लस T प्लस G प्लस C, हमें पता ये होता है इक्वल्स टू 100%। 30% थाइमिन है तो उतना ही एडेनिन होगा, और G और C को आप लिख सकते हैं G प्लस G, क्योंकि जितना G होगा उतना ही C होगा, तो G प्लस G लिख लीजिए या C प्लस C लिख लीजिए, इक्वल्स टू 100। तो 30 और 30 हो गए 60, तो 2G इज इक्वल्स टू 100 माइनस 60 40, तो G इज इक्वल्स टू 20%, क्योंकि G का अगर आप डिवाइड लगाएंगे 2 से तो 20 तो हो जाएगा, तो B ऑप्शन इज करेक्ट। तो C कितना हो गया आपका, ये C या G कुछ भी कह लीजिए 20, क्योंकि C भी 20 होगा, G भी 20 होगा। समझ पा रहे हैं आप? ये लास्ट क्वेश्चन, द G प्लस C कंटेंट ऑफ बैक्टीरियोफाज 13 डबल स्टैंडर्ड DNA इज 68%। G प्लस, देखिए ये डबल स्टैंडर्ड DNA, समझिए इस चीज को, 68% है इसमें G प्लस C कंटेंट, 68%। देखिए आपसे पूछा गया है व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट द G प्लस C कंटेंट ऑफ इट्स mRNA। DNA से mRNA बनेगा, तो उसका mRNA में कितना कंटेंट होगा? आप मुझे बताइए, क्या mRNA बनेगा तो क्या G प्लस C कंटेंट पे कोई चेंज आ जाएगा? नहीं, अबाउट 68% ही तो होगा भाई। G रिप्लेस हो जाएगा C से, C रिप्लेस हो जाएगा G से, तो C और G बात तो वही हुई, C प्लस G, G प्लस C, उतना ही तो बनेगा अबाउट 68% mRNA में। समझ रहे हैं आप? ये DNA है, सपोज कीजिए A T G C, अगर मैं कहूँ इससे बन रहा है तो T A C G, भाई जहाँ 2 मॉलिक्यूल तो यहाँ पर भी तो 2 ही बनेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अबाउट 68% अप्रॉक्स इतना ही रहेगा। ठीक है, मे बी एक आध बेस का चेंजेस आ सकता है, लेकिन क्योंकि वो भी म्यूटेशन वगैरह की वजह से, पर अबाउट 68% यही रहेगा। समझ रहे हैं आप? मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञान वर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। ठीक है, आप लोग मुझे कोई भी डाउट gyanvarshaquery@gmail.com पर पूछ सकते हैं। मुझे टेलीग्राम पर प्लीज़ पर्सनली मैसेज मत किया कीजिए। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पर मेल कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। ओके, ये जो मटेरियल है मैं टेलीग्राम पे मैंने आपको जैसे बताया, इस पर मैं अपलोड कर दूंगी। इवन ये क्या, मैंने सारे ही जितना अब तक वीडियोस बनाए हैं सबकी PDF वहाँ पर अपलोड कर दी है। अगर आपको अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे जाइएगा, ज्ञान वर्षा नाम से सर्च कीजिएगा, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।